एक्चुअली मैंने लिए ही नहीं डाउट कल. आई थिंक द मीटिंग एंडेड, सो देयरफॉर आई एम Yesterday, आस्किंग. sir. 19 to 34 में कौन, जो भी डाउट है वो नंबर मुझे बोल दो अभी. सर 28 नंबर 28. ओके, 28 और 33, हाँ बराबर है, ये दो पूछे गए थे कल. वेरी गुड. यस. चलो तो क्वेश्चन 28 लेते हैं समृद्धि पहले, बाद में 33 लेंगे. हाँ चलो क्वेश्चन 28. Yes, स्टेटमेंट sir. 1. स्टेटमेंट 1 इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए. सेट ए का लिस्ट ऐसे दिया है. इस लिस्ट में आप ऑब्जर्व करो कि इन सारे एलिमेंट्स के न्यूमरेटर में 1 या तो -1 है. ठीक है, पहले एलिमेंट में -1 है, दूसरे एलिमेंट में न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में -1 है, अगले में न्यूमरेटर में +1 है. तो -1 +1 -1 +1 ऐसे अल्टरनेट आ रहे हैं. ओके. और सबके डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर है. -1/1, या 1 नहीं लिखा तो चलता है. 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, सबके डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर है. ठीक है. तो अभी आपको एक चीज याद रखना है कि -1/n जब हम लिखते हैं, -1/n, तो -1/n का जो वैल्यू आता है, या तो वो +1 आएगा या तो वो -1 आएगा. अगर स्मॉल n इवन नंबर है तो वो +1 आएगा, और स्मॉल n का वैल्यू ऑड है, if it is odd, then we will get value of -1 as -1/n का आंसर -1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, -1 अगर 1 है तो वो -1 आएगा. -1 अगर 3 है तो आप 3 बार मल्टीप्लीकेशन लेके देखो, वो क्या आएगा, -1 ही आएगा. तो वो देख के ही पता चल रहा है कि जब ऑड पावर आएगा -1 का तो आंसर -1 ही आएगा. -1/n अगर ऑड है तो आंसर -1 आएगा, -1 आएगा. और अगर -1 के पावर हमने E1 लिए, ओके 2 लिया, तो वो आ जाएगा -1 इंटू -1, दैट इज +1. -1/4 लेंगे तो 4 बार मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होके आंसर 1 आएगा. तो इसीलिए ये याद रखना है ये फॉर्मूला. -1/n, n अगर इवन है तो आंसर +1 आएगा, n अगर ऑड है तो आंसर -1 आएगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है. ठीक है. नेचुरल नंबर ही बात चल रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कि -1/n/n ऐसा फॉर्मूला दिया है. तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डालते जाओ. तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब स्मॉल n नेचुरल नंबर लेना है. तो सबसे पहला एलिमेंट सेट ए में क्या आएगा देखो, -1/1/1. n के जगह पहला आंसर 1 आएगा ना, पहला नेचुरल नंबर 1 है. दूसरा नेचुरल नंबर 2 आएगा, -1/2/2. तीसरा नेचुरल नंबर 3, -1/3/3. n के जगह मैं 1 डाला पहले केस में, दूसरे केस में 2 डाला, तीसरे एलिमेंट में 3 डाला, वैसे चौथे एलिमेंट में 4 डालेंगे. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. ठीक है, ये कंटिन्यू होते जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहला एलिमेंट है -1/1, तो वो -1 ही आएगा. /1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो ये पहला एलिमेंट -1 आया. दूसरा एलिमेंट -1 का स्क्वायर है, तो -1 का पावर E1 है तो वो +1 आएगा, अपॉन में 2, तो 1/2 आएगा. तीसरा एलिमेंट -1/3, 3 ऑड है तो इसका आंसर -1 आएगा, अपॉन 3. ओके. -1/4, वो 1/4 आएगा. बाद में अगला -1/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 5 आएगा ना, ऑड है. तो ऐसे अल्टरनेट माइनस प्लस चलते रहेगा. और आप देख पा रहे हैं कि यही सेट उन्होंने दिया है.
-1, +1/2, -1/3, +1/4, -1/5, यही तो सेट हमें मिला। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या है, इसका रूल मेथड, ये रूल है इसका। ठीक है, सबको समझ में आया ये स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि -1 का पावर अगर n है तो उसका आंसर -1 आएगा इफ n इज ऑड। दिस इज करेक्ट, अभी हमने बोला वो। और -1 का पावर अगर n इवन है तो वो +1 आएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर नाउ युवराज? Yes, sir. Clear, sir, now. ओके, ये याद रखो, ये फॉर्मूला ही है। स्टेटमेंट 2 को जो लिखा है ना हमने, वो फॉर्मूला ही है, -1 का पावर इवन ऑड। चलो नेक्स्ट 33 के पहले कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। बाकी के स्टूडेंट 33 के पहले कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, नहीं है तो 33 No, नेक्स्ट। sir. ऑल राइट, क्वेश्चन 33। If a is equal to in curly bracket 2 raised to x less than 50, comma x belongs to capital N, then n of a, n of a मतलब हमें पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो पूछा गया। तो अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे सेट का जो फॉर्मेट है, नोटेशन जो इनकरेक्ट दिया है, क्योंकि स्लैश नहीं है, कोलन नहीं है ना, तो फिर कैसे पता करेंगे कि यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ पे एक करेक्शन करना है 33 क्वेश्चन में। a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2 raised to x such that 2 raised to x less than 50, comma x belongs to capital N। ये करेक्शन कर लो, ठीक है। तो स्लैश के पहले 2 raised to x लिखना था, वो उन्होंने नहीं लिखा, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए। ये तो दो कंडीशन दिए हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यू यहाँ पे डालने हैं, और इस सेट में हमें एलिमेंट ढूंढने हैं कितने आएंगे। तो अभी ये रूल मेथड में ऐसा दिया है सेट, तो अभी इसको लिस्ट मेथड में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो x जो है वो क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो 1 by 1 हम x के नेचुरल वैल्यूज डालते जाएंगे। हमारा फॉर्मूला है 2 raised to x, तो पहला एलिमेंट आएगा 2 raised to 1, कॉमा दूसरा एलिमेंट आएगा 2 raised to 2, कॉमा तीसरा एलिमेंट 2 raised to 3, चौथा 2 raised to 4, पांचवा 2 raised to 5, छठवा 2 raised to 6, 2 raised to 7। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। बट दूसरा कंडीशन ये भी दिया है कि 2 raised to x का जो भी वैल्यू मिलेगा वो लेस देन 50 रहना चाहिए, 50 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। सो लेस देन 50 रहना चाहिए, इसीलिए हमें चेक करना है 2 का पावर लेने के बाद कौन सा वैल्यू लेस देन 50 है। सारे लेस देन 50 वाले ही लेने हैं, अगर ग्रेटर देन 50 आता है तो वो नहीं लेना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि 2 raised to, अच्छा ठीक है, ये 2 raised to 1 2 आएगा, 2 raised to 2 4 आएगा, 2 cube 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये 32 आएगा, 2 raised to 6 64 आएगा। तो इस सेट में हम 2 raised to 7 128 आएगा, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन हमें 50 से स्मॉलर ही चाहिए, क्योंकि 2 raised to x शुड बी लेस देन 50 ऐसा बोला गया। तो 2 raised to x लेस देन 50 चाहिए, तो इसलिए 32 तक ही हमें लेने हैं, बाकी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो बस इतने एलिमेंट आएंगे। तो कितने एलिमेंट से चेक करो, 1 2 3 4 5, तो n of a कितना आएगा, 5। So answer of 33 is 5. Is it clear to everyone? Yes, sir.
Yes, sir. ओके, Yes, sir. सॉल्यूशन लिख लो इसका। वो गलती से प्रिंट हुआ है, मिस्टेक हुआ है। All right, now let me start with synopsis 2. चलो बाकी के क्वेश्चन कल तक सब लोग सॉल्व करो, ताकि मैं जब कल ग्रुप पे लिस्ट डालूंगा, होमवर्क जिसने सॉल्व नहीं किया उनका लिस्ट डालने वाला हूँ मैं, उस लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। ओके, और बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, आप सॉल्व करके देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। जस्ट इन 1 hour यू कैन कंप्लीट। चलो, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सिनॉप्सिस 2। वैसे हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, लेकिन डिटेल में नहीं डिस्कस किए। यहाँ पे सिनॉप्सिस में बहुत कुछ डिटेल में दिया है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स मैं डायरेक्टली यहाँ नोट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्कशीट सिनॉप्सिस में ही लिखे हुए हैं, वो आपको सेपरेटली नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं है। जब मैं ऐसे ब्लैंक पेज पे लिखूंगा, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड 9 का सेट थ्योरी हमने जो भी हमने ऐसे लिखा है स्लाइड शो में, तो ब्लैंक पेज पे अगर लिखा है तो वो लिखो आप वो, क्योंकि नोटबुक में लिखने के लायक रहेगा, क्योंकि वो इस नोट्स में नहीं रहेगा, इस जेरोक्स में नहीं रहेगा। तो एक्स्ट्रा पॉइंट से आप लिखो, जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ शीट में एक्सप्लेन करूंगा, दैट यू शुड पे फुल अटेंशन, बस प्रॉपर अटेंशन पे करो। और मैं बोलते रहूंगा कि ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलते रहूंगा, ठीक है। तो वैसे भी हमने अभी बाकी के सेट के टाइप्स तो डिस्कस कर लिए हैं, जो है सबसेट। बाद में अगला टाइप है हमारा प्रॉपर सबसेट, उसका अगला टाइप है पावर सेट, एक सुपर सेट भी आता है। पावर सेट हमने डिस्कस किया। कंपेरेबल सेट्स ये डिस्कस करने का बचा है। यूनिवर्सल सेट हमने डिस्कस किया। तो ये सेट के सारे टाइप हमने डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जेरोक्स में और डिटेल में कुछ उसके प्रॉपर्टीज भी दिए हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करने हैं। और इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स भी डिस्कस करने हैं। टोटल 6 ऑपरेशन है, वो 6 ऑपरेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सेट के हमने 11 टाइप्स खाली उसके डेफिनेशन देखे थे, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज नहीं दिखे। तो हम अभी उन सारे सेट्स के प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं, 1 by 1 अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे ये 9th स्टैंडर्ड में आपका हो चुका होगा, तो आपको और आसान जाएगा। फर्स्ट नेक्स्ट वन इज टाइप नंबर 5 हमारा था सबसेट्स। पहले 4 टाइप आपको याद है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ये 4 टाइप हमने डिस्कस किए। अभी 5वां टाइप है सेट का। हमारा थ्योरी पॉइंट कौन सा चल रहा है, टाइप्स ऑफ सेट। तो इसमें 5वां टाइप है सबसेट्स। अभी देखो आपको पता ही है सबसेट का मतलब, कि यहाँ पे अगर हमें 2 सेट दिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, दीज आर गिवन टू अस। और अगर ऐसा रहता है कि एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है। वैसे इसका एग्जांपल देखो, नीचे दिया है। सेट ए के एलिमेंट्स है -1, 2 और 5। ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेट बी में है क्या, चेक करो। -1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट का ये सिंबल है, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हम नहीं लिख सकते, B इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, खाली ये 3 ही एलिमेंट सेट ए में है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं स्लैश करके, इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। नॉट लिखेंगे यहाँ, ये नीचे ऐसे करके नॉट लिखना है, ये करेक्शन कर लो नोट्स में। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो बस यही याद रखना है कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो दूसरे सेट का सबसेट रहेगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट अगर हमने बनाया, उसको मैं ई बोलूंगा, तो वो आएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसा इनफाइनाइट सेट आएगा ये। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो कैपिटल है, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अभी इन दोनों में से आपको क्लियरली बोल सकते हैं कि ई इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो है वो कैपिटल एन का सबसेट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट है। लेकिन उल्टा नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हम बोलेंगे नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ ई। ओके। तो ये हुआ सबसेट और उसका नोटेशन। ठीक है, इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अभी यहाँ पे इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ऐसा है दिया हुआ है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सबसेट का। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ x belongs to set A implies x belongs to set B। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्मॉल x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट A में है। बिलोंग्स टू सेट A मतलब सेट A में है, और वो सेट B में भी है। ये एरो का मतलब है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज हम बोलते हैं एक्चुअली। इस एरो का मतलब ऐसा है कि इसका मतलब है। ठीक है, तो एरो को हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू बी। ओके, कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी याद रखो कि ये इम्प्लाइज बोलते हैं हम इस एरो को इंग्लिश में, इम्प्लाइज। और इसको हिंदी में बोलेंगे, इस एरो को बोलेंगे, इस एरो का नाम है इसका मतलब है कि। मराठी में बोलेंगे याचा अर्थ असा होतो की। ठीक आहे, हा जेव्हा एरो असा येईल तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की, या एरोला असं वाचायचं। ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब है इसका मतलब है कि। तो x बिलोंग्स टू सेट ए एज वेल एज, और इसके साथ साथ इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो। और x क्या है, एलिमेंट है। वही उन्होंने मैथ में लिखा है कि अगर एक एलिमेंट सेट ए में है तो वो सेट बी में भी होना चाहिए, तभी तो वो सेट ए बी का सबसेट होगा, ऐसे बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीसरा वाला लाइन है। ये सिंबल देयर एग्जिस्ट वाला जो सिंबल है, ये उल्टा ई, इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये याद रखो, ये सिंबल बार बार आने वाला है। अभी यहाँ पे उल्टा हेलो उन्होंने डिफाइन किया, इसका एग्जांपल हेलो बताता हूँ सर. मैं पहले। यस, सर हाँ, सर देयर एग्जिस्ट क्या डिनोट करता है सर? बताता हूँ, जब हम एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सेट ए में एलिमेंट्स है, समझो 1 2 3 4 5। सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, ओके, ये करेक्ट है क्या? ए इज सबसेट ऑफ बी इस केस में, बोलो बोलो। No, sir, it is not correct.
नॉट नो करेक्ट। सर, तो हमें B क्या is बोलना Sir, पड़ेगा? B is sir. A is set of not a subset of B. ओके, A not a subset of B ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि A में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 जो कि सेट B में नहीं है। ऑल राइट, उल्टा करेक्ट है, उल्टा करेक्ट है। हमें पता है कि B के सारे एलिमेंट सेट A में है। ओके, तो ये हमेशा क्या करते हैं मैथ्स में, मैथ्स वाले बहुत आलसी रहते हैं, मैं भी बहुत आलसी हूँ। देयर एग्जिस्ट लिखना उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बार बार लिखना उनको डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए उसका सिंबल लिखते हैं डायरेक्टली। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट मतलब वहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे है। देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए विच इज नॉट इन सेट बी। और तब हम बोलेंगे देन वी कैन से दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बहुत मैंने मतलब मैथ्स क्या करता है उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, सेट ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो वो बी का सबसेट नहीं हो सकता। तो उसी को उन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट in set A which is not in set B, then we say that A is not a subset of set B। तो यही लाइन उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में। सो यहाँ पे टोटल ये दो सिंबल हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वाला। तो देयर एग्जिस्ट के केस में आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं, कम से कम एक एलिमेंट के लिए। और इस सिंबल का नाम है वी को स्लैश कर दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लैश, तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट। ओके, ऑल एलिमेंट्स। तो ये दोनों हम बार बार यूज करते हैं। देयर एग्जिस्ट हम खाली एक एलिमेंट के, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बोलते हैं, और फॉर ऑल मतलब सारे के सारे एलिमेंट। ओके। तो अगर मुझे पहला वाला डेफिनेशन फॉर ऑल में लिखना है, ये जो पहला डेफिनेशन हमें दिया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, then A is subset of set B. For all elements of set A are in set B, then A is subset of set B. सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के अगर Sir, सेट बी में है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट। एंड देयर एग्जिस्ट के भाषा में उल्टा बोला गया उसको। उसको उल्टा कैसा बोला कि कम से कम एक भी एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा है ए में तो ये सबसेट नहीं होगा, ऐसा उल्टा किया गया। बोलो अभी, अभी कोई डाउट? सर वहाँ पे हम ऐसा कह नहीं सकते क्या, A is a proper subset of B? कहाँ पे? ये वाला ना, ये सिंबल मैंने चेंज किया है वही ना? हाँ सर। नहीं रे, प्रॉपर सबसेट तो बिल्कुल नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे बी आएगा ए का प्रॉपर सबसेट, क्योंकि बी में एलिमेंट कम है और ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं आएगा ना बेटा, ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना 5। ये एग्जांपल देखो, हाँ मैं सर समझ गया। हाँ। तो बोलने का तरीका ये है, बोलने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डेफिनेशन है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं वो ऐसा डेफिनेशन लिखते हैं, और जो लोग निगेटिव सोच रखते हैं वो ऐसा डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला डेफिनेशन पॉजिटिव क्यों है, वो बोल रहे कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो तभी ए बी का सबसेट होगा। अभी ये निगेटिव डेफिनेशन कैसा है, अरे ए का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा है कि वो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये बी का सबसेट नहीं होगा। ऐसा उल्टा किया।
तो यहाँ फॉर ऑल किया है, सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है, इसीलिए फॉर ऑल का सिंबल आता है। और कम से कम एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, तो इसीलिए कम से कम एक एलिमेंट के वक्त हम देयर एग्जिस्ट सिंबल यूज करते हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए कि जो बी में नहीं है, तो तब ए बी का सबसेट नहीं होगा। कब होगा और कब नहीं होगा समझ में आया होगा, आया कि नहीं? यस सर। ओके सर अंडरस्टूड। ठीक है, ये मैथ्स का बोलने का तरीका है। मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ डिटेल में क्योंकि इस सेंटेंसेस के ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं आगे, ठीक है, तो इसीलिए याद रखो। चलो ठीक है, तो ये डिस्कशन इतना कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल भी हमने ले लिए। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, सारा लिखा चुका है, ये जेरोक्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, खाली आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, तो टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हमने देखा है ऑलरेडी कि नल सेट जो है, एम्प्टी सेट, वो सारे सेट का हमेशा सबसेट रहता है। और ये ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों कि नल सेट सारे सेट का, एनी सेट का सबसेट क्यों लिखते हैं? ये समझो एनी सेट है और ये फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सोचने वाली बात है एक्चुअली। फाई मतलब नल सेट, इसमें 0 एलिमेंट्स रहते हैं, और एक समझो ए लिया सेट मैंने, इसमें 0 या 0 से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, समझो इसमें मैंने 2 एलिमेंट डाले, तो यहाँ देख के ही पता चल जाता है कि हमारा डेफिनेशन क्या है सबसेट का, कि इस सेट के फाई के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फाई में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट ऐसा वाला भी पार्ट हो सकता है क्या? तो यस, वी कैन से दैट सेट ए में, हम जब लेते हैं सेट ए में, तो सेट ए में 1 to ए तो एलिमेंट प्रेजेंट है ही, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ऐसा भी हम डिनोट कर सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि वो तो काउंट ही नहीं करते ना हम। so therefore we can always say that it is always subset, लेकिन हम वो कभी लिखते नहीं। ये ऐसे हो गया, जैसे आपको याद है कि जब हम पॉजिटिव 2 बोलते हैं तो हम खाली उसको 2 लिखते हैं, ये प्लस साइन कभी हम लिखते नहीं है। वैसे ही हमेशा हर सेट के अंदर फाई रहता ही है, एम्प्टी सेट रहता ही है, लेकिन वो हम कभी लिखते नहीं, ठीक है, वो ऐसे हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान मत दो, सीधा याद रखो कि नल सेट जो है वो सारे सेट का सबसेट रहता है। नेक्स्ट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी आपको पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उसके खुद के एलिमेंट उसमें भी तो प्रेजेंट रहते हैं। समझो ये सेट है, उसमें ये 3 एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट, तीनों एलिमेंट उसमें खुद प्रेजेंट है, तो वो खुद का तो सबसेट जरूर होगा। ओके, सो दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट ए अगर बी का भाई है और बी अगर सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा। ओके, ऐसा नहीं है, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए विल बी सबसेट ऑफ सी, ऐसा है वो, ठीक है। तो मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। आपको वेन डायग्राम पता है इसलिए बता रहा हूँ, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, वैसे हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन आपको पता है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है, तो ए के भी सारे एलिमेंट सी में जरूर प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब ए भी सी का सबसेट होगा। तो ये है तीसरा प्रॉपर्टी। मैं जैसे जनरली इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ कि ए अगर बी का भाई है, बी अगर सी का भाई है, तो ए और सी दोनों भाई भाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है,
ये एक्चुअली प्रूफ अगर पूछा जाए तो ऐसे हम लिखते हैं. सो फॉरगेट अबाउट द एक्सप्लेनेशन. हमें कोई प्रूफ नहीं पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. नेक्स्ट, अगर दोनों सेट इक्वल सेट है ए इक्वल टू बी, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. जरूर होने ही चाहिए. दिस यू नो ऑलरेडी, क्योंकि उनके एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट रहते हैं. सेट ए और सेट बी समझो मैंने ऐसे लिखा, तो ये दोनों इक्वल सेट है. तो ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. और उल्टा भी याद रखो, दोनों सेट अगर एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों सेट हमेशा इक्वल रहते हैं. उल्टा भी याद रखो. ठीक है. नेक्स्ट, सो यहाँ से यही कंक्लूजन निकाला उन्होंने. तो प्रॉपर्टी 4 इन्होंने नोट में फिर से रिपीट किया कि दो सेट अगर इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. और दूसरा नोट जो लिखा यहाँ पे उन्होंने, तो वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. वो फिर से रिपीट किया उन्होंने. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये नोट एक्चुअली फालतू में एक्स्ट्रा लिख दिया इन्होंने, वो वैसे प्रॉपर्टी में दिया ही है. ये हुए 5 टाइप हमारे से. 5वां टाइप हो गया सबसेट और उसके 4 प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी क्या था? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? एवरी सेट वो खुद का सबसेट रहता है. तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? कि ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा. ए बी भाई है, बी सी भाई है, तो ए सी भी भाई रहेंगे वैसे. और प्रॉपर्टी 4 हमने क्या देखा? कि अगर दो सेट इक्वल है तो वो एक दूसरे के सबसेट रहते हैं. याद रह गया सबको? दिमाग में फिट हो गया अभी? यस सर. हाँ, दिमाग में फिट होना चाहिए. रिवीजन भी करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. तो अभी अगला टाइप नंबर 6, प्रॉपर सबसेट. टाइम क्या हुआ? 8:06. ठीक है, 3 मिनट ही बचे हैं. 3 मिनट में मैं पूरा डिस्कशन हाँ कर पाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है. अच्छा ठीक है. तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन आपको वैसे भी हमने डिस्कस किया है. एक बार फिर से डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ. देखो, बी एग्जांपल 2 देखो. बी सेट में 2 3 4 ये 3 एलिमेंट्स है. सेट ए में 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है. बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है. तो हम यहाँ पे श्योरली लिख सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. ये लिख सकते हैं, ये करेक्ट भी है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेट ए में ये 3 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स भी है. तो जब ये जो बड़ा वाला सेट रहता है जिसमें एक भी एलिमेंट ज्यादा है सबसेट से, तो फिर उस केस में हम इसी को ऐसा भी लिखते हैं कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए. ठीक है. और यहाँ पे सेट ए को हम बोलते हैं सुपर सेट. ये यहाँ पे नोट्स में जेरोक्स में लिखा नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी नोटबुक में लिखा है कि जो बड़ा वाला सेट है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट. तो सुपर सेट में अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता है सबसेट से, तो वो हमेशा जो सबसेट है उसको दूसरा नाम दिया जाएगा प्रॉपर सबसेट. तो उसको आप सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन वो अभी प्रॉपर सबसेट हो गया क्योंकि सुपर सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसीलिए. और अगर सुपर सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, सुपर सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा उस केस में? समझो ये बी का सबसेट है, तो ए में हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 और बी में भी एलिमेंट्स लिखे हमने 1 2 3 4. चारों एलिमेंट सेम है. तो यहाँ क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी, बट ए के सारे बी में जो सुपर सेट है उसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. तो इस केस में हम बोलते हैं कि ए जो है ए, इट इज इम्प्रॉपर सबसेट. इट इज इम्प्रॉपर सबसेट. इन शॉर्ट,
सुपर सेट में अगर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो सबसेट को प्रॉपर सेट बोला जाएगा, और सुपर सेट में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ज्यादा कंफ्यूज हुआ तो कल देखेंगे. Yes, sir. ठीक है. सो वी विल डिस्कस